तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर का नाम है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो हमें इसमें देखना है कि हमारे जो मेन क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम के परस्पेक्टिव से आ सकता है और हमें क्या करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अक्षमता की अवधारणा तथा उसके प्रकारों का उल्लेख करें। हमें इसमें बताना है कि अक्षमता की अवधारणा क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो अपने दैनिक कार्य को ना कर पाने की क्षमता को अक्षमता कहते हैं। जो भी हमें दैनिक कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, जो भी जिस भी चीज की नीड होती है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं दैनिक काम, तो उसको हम बोलेंगे अक्षमता। जैसे कि फिजिकल एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं या फिर स्पेशली चाइल्ड होते हैं, तो वो नहीं कर पाते अपने डेली का काम, इसलिए वो स्पेशल उसमें हैं। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड की लिस्ट में है। तो जो हम दैनिक काम अपना नहीं कर पाते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं अक्षमता। यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकारात्मक तथा संज्ञानात्मक समस्याओं से संबंधित हो सकती है। किस किस से? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासनात्मक या फिर संज्ञात्मक समस्या। ठीक है, इन सब से ये हो सकती है, संबंधित हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लाइक वो शारीरिक ही है, मतलब फिजिकली ही डिसेबल है तो ऐसा हो। अगर वो मेंटली भी डिसेबल है, सोशली भी डिसेबल है, तब भी हो सकता है। अक्षमता जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। अक्षमता दो प्रकार की होती है, शारीरिक और बौद्धिक। किस किस चीज के कारण हो सकती है? दुर्घटना के कारण या फिर जन्मजात। और क्षमता के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? शारीरिक और बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता। अब बौद्धिक अक्षमता क्या होती है? ठीक है, बौद्धिक रूप से किसी कार्य को ना करने की क्षमता को बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति को पढ़ने, लिखने तथा समझने में कठिनाई होती है। इसमें व्यक्ति की दैनिक कार्य को करने की क्षमता में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? वो जो दैनिक कार्य करना चाहता है वो ना कर पाने में। ठीक है, अगर उसको दैनिक कार्य करना है वो नहीं कर पा रहा, तो हम अक्षमता कहते हैं। और जब उसके अंदर दैनिक कार्य करने की अक्षमता आने लग जाती है, दैनिक कार्य ना करने की क्षमता आने लग जाती है, तब ये होता है। बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्ति को आईक्यू लेवल 70 से 70% या इससे कम होता है। इसमें मानसिक मंदता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिससे हम देखते हैं किसी को लाइक उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, 70 से 75% हो जाता है। ठीक है, और उन लोगों को क्या बोला जाता है? हम क्या बोलते हैं उनको? मानसिक मंदता के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बौद्धिक अक्षमता के कारण, किसके क्या क्या कारण होते हैं? बौद्धिक अक्षमता क्यों होती है? अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो भी उनका रेगुलर बेस्ड है उनका कारण। ठीक है, अनुवांशिक गड़बड़ी, माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन या अन्य विकारों की ऋतु के कारण यह इसके बच्चे के विकास में गर्भावस्था काल में ही असर पड़ता है। देखो, या तो जीन्स प्रॉब्लम होती है, लाइक उनके फादर को भी अगर वो प्रॉब्लम है तो जीन्स में वो आ जाएगी, तो जीन्स की वजह से भी होती है प्रॉब्लम। या फिर गर्भ अवस्था में अच्छे से पालन पोषण ना करना, अच्छे से खान पान ना करना, तो उस वजह से भी हो जाती है ये। ठीक है, अब सिंड्रोम फ्रैगियल एक्स, बौद्धिक विकलांगता अनुवांशिक गड़बड़ियों के कारण ही होती है। क्या होती है? सिंड्रोम फ्रैगिल एक्स, बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक विकलांगता का नाम है ये, तो ये भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या समस्या आती है जिससे हो जाता है? गर्भवती माँ द्वारा अल्कोहल या ड्रग्स का उपयोग, ठीक है, बौद्धिक विषमता का कारण बन सकता है। शराब को बौद्धिक विकलांगता के लिए प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। हाल ही में रिसर्च में यह बात सामने आई है कि धूम्रपान करना भी बौद्धिक अक्षमता का प्रमुख कारण है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ गर्भावस्था में कैसे हो सकता है। अब अगर जो गर्भवती महिला है वो ड्रिंक करती है, ड्रग्स लेती है, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है, जिस वजह से बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। ठीक है, फिर आता है जन्म के समय या जन्म के बाद की समस्याएं, गरीबी और संस्कृति अभाव। ठीक है, अब
शारीरिक अक्षमता क्या होता है, वो जो मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखा है ताकि आप इजीली समझ सको, बट आप वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप उसको शॉर्ट करके भी लिख सकोगे। जैसे 5 नंबर में आया तब तो ठीक है कि अक्षमता कितनी होती है, बौद्धिक अक्षमता क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, शारीरिक अक्षमता क्या होती है, उसके कारण क्या होता है, इतना। अब आप वहाँ पे गर्भवती महिलाओं के कैसे हो जाता है, ठीक है, ये सब आप मत लिखना क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या होता है। अब उसने पूछा था शारीरिक अक्षमता भी बताओ, शारीरिक अक्षमता में क्या होता है। शारीरिक विकलांगता का तात्पर्य है व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने, किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ की, उठाने एवं ले जाने की कठिनाइयों का होना, अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कहा जाता है। शारीरिक से अक्षम व्यक्ति कौन होता है, जो ना खड़ा हो पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ सामान उठा पाता है, जहाँ कुछ सामान को इधर से उधर करने में भी उसको कठिनाई आती है, तो ये क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से अक्षमता। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की अक्षमता हो सकती है, सिर की चोट हो सकती है, सुनने में और सुनने में भी क्षमता हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग, ठीक है, रोग हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, जन्मजात विकृति भी हो सकती है, जन्म से ही वो ऐसा भी हो सकता है, विकास संबंधित समस्या भी हो सकती है, जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा तब उसको उसके अंदर, जैसे हम बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम पता नहीं कर पाते कि लाइक वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है या नहीं बोल सकता, हमें जब वो डेवलप्ड होने लगता है ना तब हमें पता लगती है, तो उस समय भी हो जाता है कि लाइक पेरेंट्स, अगर कुछ कुछ केस में ये होता है कि अगर उनको पहले से पता लग जाता तो वो ठीक किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, कुछ ऑपरेशन वगैरह या फिर दवाई वगैरह दे के, बट हमें पता ही नहीं चलता कि वो बच्चे को यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ना वो उस टाइम वो हमें रिप्लाई करता है, वो अपने में लगा रहता है, तो हमें लगता है कि वो रिप्लाई कर रहा है, वो सुन सकता है, वो बोल भी सकता है, पर जैसे ही वो डेवलप्ड होता है ना तब हमें पता लगता है कि ये बोल नहीं सकता या फिर ये सुन नहीं सकता, तो उस टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। वैसा दीर्घकालीन बीमारी, जब उनको बीमारी हो जाती है तो उस वजह से भी होता है, फिर मादक द्रव्य के नियमित सेवन से भी होता है, फिर शारीरिक शोषण से भी हो जाता है। तो ये तो होगा शारीरिक अक्षमता के कारण की क्या क्या कारण होते हैं शारीरिक अक्षमता के। अब विकार की अवधारणा, अब विकार हमने उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आप विकार क्या होता है, ठीक है, हमने ऊपर देखा विकार क्या होता है, तो विकार की अवधारणा देखेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य काम काज को ना कर पाने को विकार कहते हैं। जब वो हमारा जो काम काज है, सामान्य काम काज जो हम करते हैं डेली लाइफ में, वो ना कर पाने को ही हम विकार कहते हैं। विकार एक प्रकार का रोग है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा व्यक्ति के प्रदर्शन व उसके दैनिक कार्य की करने की क्षमता को बाधित करता है, ठीक है। शुरुआत में साधारण समस्या लगता है, परंतु यदि उसका उपचार सही समय पर ना किया जाए तो यह गंभीर समस्या भी बन सकता है। विकार क्या होता है, जो हम डेली लाइफ के काम नहीं कर पाते, एज लाइक अक्षमता, ठीक है, हम डेली लाइफ के काम ना कर पाना इस विकार, ठीक है। अब वो जैसे धीरे धीरे जब होता है तो हमें लगता है कि लाइक ये नॉर्मल है, हमसे नहीं हो रहा, बट जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना तो वो गंभीर समस्या में भी क्या बोलते कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा विकार के कारण बताइए, ठीक है। तो विकार के कारण क्या होते हैं, अनुवांशिक कारण होते हैं और अनुवांशिक कारण शारीरिक परिवर्तन। परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी भी प्रकार के मनोरोग से पीड़ित हो रहा है तो उस परिवार में पैदा होने वाली भावी संतानों को विकार होने का खतरा दोगुना हो जाता है। अगर किसी के घर में कोई इंसान अपनी मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, किससे ग्रस्त है, वो मनोरोग से ग्रस्त है, तो ऐसा माना जाता है कि लाइक 90% चांस होते हैं उस घर में कि जो भी उसका बच्चा होगा या फिर जो भी उसकी आने वाली पीढ़ी होगी उसके अंदर भी ये सिम्टम्स पाए जाएं, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था जैसे शारीरिक परिवर्तन कई प्रकार के मनोरोगों को कारण बनते हैं। इसमें ही विकारों का उत्पत्ति होती है, ठीक है, इससे ही विकारों की उत्पत्ति होती है। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा विकार क्या होते हैं, विकार के कारण कौन कौन से होते हैं, तो कौन से, अनुवांशिक कारण, शारीरिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। अब इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार ADHD, संवेदी प्रक्रमण विकार SPD, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार ASD, प्रतिरोधक विद्रोही विकार ODD, मनोग्रस्ती विधायक विकार OCD, ठीक है। हम में से बहुत ज्यादा लोगों को OCD होता है। OCD में बताते क्या होता है, OCD में जैसे अगर कोई चीज उसकी प्लेस पे नहीं रखी, कहीं और रख दिए, तो हमें बार बार लगता है ना कि यार वो उसकी प्लेस पे नहीं रखी, तो ऐसे OCD होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान
अवधान न्यूनतातिक्रिया विकार पर टिप्पणी की, लिखिए। अब वो आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, अवधान न्यूनतातिक्रिया विकार। अभी क्या होता है, यह मस्तिष्क संबंधी विकार है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है और किसी वह चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके अंदर क्या होता है कि लाइक हम ना, जैसे अगर हमें किसी ने भी कुछ बात बताई तो थोड़ी देर बाद हम वो बात भूल जाएंगे, हम ना उस चीज पे गौर करना बंद कर देते हैं, हमें चीजें याद रहना बंद हो जाती है, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो इसमें यही होता है। इसके लक्षण, दीवा स्वप्न की आदत, जब हम सुबह क्या आंखें खुली आंखों में सपने देखते हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। अत्यधिक चिंतन करना, ठीक है, ज्यादा ही डिप्रेशन, टेंशन होना, मूड बदलना, गुस्से पर नियंत्रण ना कर पाना, बात बात पर बेचैन हो जाना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, शांत बैठना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ तालमेल बनाने में दिक्कत होना, ठीक है। एडीएचडी के कारण, एडीएचडी क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। एडीएचडी हमने पढ़ा था, विकार के कारणों में आता है। तो क्या होता है, अनुवांशिक कारण हो सकता है, जन्म के संभाव, समय भार में कमी आ सकती है, विषाक्त पदार्थों से संपर्क, परिवार में सामंजस्य की कमी यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी, ठीक है। अनुवांशिक कारण मतलब जो होता है, ठीक है, जन्मजात भी हो सकता है, जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भार में कमी हो जाना, फिर विषाक्त पदार्थों से संपर्क होना, फिर परिवार में सामंजस्य ना होना, किसके कारण होते हैं, एडीएचडी के कारण। अब संवेदी प्रक्रमण विकार यानी कि एसपीडी को संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो एसपीडी होता है वो क्या होता है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। संवेदी प्रसंस्करण विकार, जिसको हम बोलते हैं एसपीडी, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है जो इंद्रिया के माध्यम से आती है। इस प्रकार के विकार से ग्रस्त लोग अपने वातावरण में चीजों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पीड़ित को किया गया हल्का सा स्पर्श भी उसकी त्वचा को दबा सकता है। इसमें क्या होता है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जैसे किसी को ऐसी बीमारी होती भी है रियलिटी में कि लाइक अगर हमने उसको टच किया ना तब भी उसको ऐसे लगेगा जैसे हमने उसको बहुत कस के पकड़ रखा है, उसकी बॉडीज पर निशान पड़ जाते हैं, जैसे हम टच करते हैं नील पड़ जाता है, ऐसा होता है। ऐसे लगता है जैसे हमने उसको पता नहीं कितनी देर से ही मतलब कितनी जोर से पकड़ रखा था, कितनी देर से पकड़ रखा है, कितनी जोर से मार दिया उसको, हम टच भी करते हैं तब भी हमको नील पड़ जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी होती है, एसपीडी। इसके लक्षण, नींद ना आना, शरीर के किसी हिस्से में अत्यधिक कंपन होना, चिंता, अवसाद, आक्रामकता, आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील, रचनात्मक खेलों में शामिल नहीं होना, सुगंध ध्वनि के प्रति संवेदनशील, यानी कि हम बहुत सारी चीजों में फिर बैकआउट हो जाते हैं, लाइक खेलना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है, किसी की बात ना सुनना, कहीं जाना नहीं, कोई काम ना करना, तो इस वजह से भी हो जाता है ये। अब एसपीडी के कारण क्या होते हैं, एसपीडी के कारण, अनुवांशिक कारण, जन्म के समय कम भार, पर्यावरणीय कारण। अनुवांशिक कारण और जन्म के समय कम भार ये सब में ही आएगा, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है, ये सब में ही आएगा, क्योंकि हर बीमारी या तो हमें अपने जीन से मिलती है या फिर हमारे जो भी जब हमारी मदर प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उस समय उनका कोई अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता या फिर वो अच्छे डाइट नहीं लेती, अपनी अच्छे तरीके से अपनी देखभाल नहीं करती, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो ये दोनों कारण तो हमेशा रहेंगे ही हर चीज में। अब एएसडी क्या होता है, यानी कि आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, एएसडी। पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती है, उसे लोगों के बीच बैठने उठने या दूसरे से बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है या फिर डर लगता है। यह समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है और यदि इसके ठीक ढंग से प्रबंध ना किया जाए तो यह समस्या जीवन के अंत तक बनी रह सकती है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो इंट्रोवर्ट लोग जो किसी से बात करने में भी डरते हैं, किसी से कुछ बोलने में भी डरते हैं, तो सेम वही है। इसके लक्षण,
बातचीत करने में समस्या, आंखें मिलाने में समस्या, बोलने से संबंधित समस्या, दोस्त नहीं बनना, किसी वस्तु के बार बार छूना, अपनी खुशी के जाहिर ना कर पाना, सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई, माता पिता से गले लगने में भी पसंद नहीं करना, गला लगने भी पसंद नहीं करना। ठीक है, इंट्रोवर्ट लोगों के अंदर ही होता है। अब हमें बताना है ओडीडी के लक्षण का उल्लेखन। ठीक है, अभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं ओडीडी के लक्षण का उल्लेखन क्या हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अक्षमता क्या क्या होती है, इसके विकार क्या क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि इसके सॉरी अक्षमता क्या होती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, प्रकार देखा। फिर प्रकार के बाद हमारा है विकार, कि विकार क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। विकार के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीजें आती हैं, ओसीडी हो गया, ओडीडी हो गया, एपीएचडी हो गया, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या होता है और क्या क्या कैसे कैसे होता है, या फिर इसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर है। अब आपसे इसमें से ये पूछ सकते हैं क्षमता क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसको डेफिनेट करो या फिर एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन लिखो उसकी। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं विकार क्या क्या होते हैं, विकार के क्या क्या प्रकार होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं वो। तो अभी तक कंफ्यूज मत होना, यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही सब बताया जा रहा है। अब इसमें पूछ लिया ओडीडी के लक्षण क्या होते हैं। बोलने से पहले ना सोचना। जो लोग होते हैं ना कि कुछ भी बोल रहे हैं बट उनको पता नहीं कि लाइक वो अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, सामने वाले को बुरा लग जाएगा या नहीं लगेगा। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि लाइक मैं तो मुंह पे ही सबको सच बोलता, तो वही सेम चीज है कि बोलने से पहले वो सोचते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। दोस्त बनाने में मुश्किल, लड़ाई करना, दूसरों पर दोष लगाना, गुस्सा ज्यादा करना, दोस्तों से लड़ाई करना, आत्मसम्मान की कमी, अपनी मर्जी से कार्य करना ज्यादातर, हताश रहना, तलाबग्रस्त रहना। ठीक है, तो मतलब किसी से भी कुछ भी बोल देना, दोस्त ना बनना, लड़ाई झगड़ा करना, अपने दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा करना, किसी से बात ना करना, सबसे मतलब दुश्मनी ले लेते ना कुछ बच्चे, वो भी। ठीक है, अपनी मर्जी का सारा काम करना, जो ढीठ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, खासकर छोटे बच्चों के अंदर बहुत आदत होती है। अब ओडीडी के कारण क्या होते हैं, अनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, कि उनके संग क्या क्या व्यवहार होता है ना सोसाइटी में, तो वो भी होता है। अगर किसी बच्चे को कोई ज्यादा बुली कर रहा है तो उसके अंदर भी ये चीज आ जाती है, फिर वो खुद भी बुली करने लग जाता है दूसरों को, कि भाई वो बुली मेरे को कर रहा था, अब मैं किसी और को करूंगा। ठीक है, वो अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। सोसाइटी में उसको अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पा रही सोसाइटी वाले, तब भी होता है। मतलब बहुत चीजें होती हैं जिससे जिससे ये सब होता है। मनोवृत्ति बाध्यता विकास, ओसीडी, यह चिंता एवं संबंधित विकार है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार आते हैं, कुछ इस तरह, बस चाहती है कि वह व्यक्ति जाकर भी किसी भी और चीज के बारे में सोच पाता, ना ही स्थितियों पर काबू कर पाता है। ओसीडी में क्या होता है कि लाइक, अगर मैंने आपको बताया ना कि लाइक अगर ये सामान यहाँ पड़ा है, यहाँ रखा है, उसकी जगह यहाँ है, पर वो वहां पड़ा है, तो हमारे अंदर वो रहता है कि लाइक वो वहां क्यों पड़ा है, वो यहाँ क्यों नहीं पड़ा। फिर हम किसी और चीज को भी सोचना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है कि लाइक उसको कोई वहां रखो, जब भी हम कुछ और एक्स्ट्रा सोच पाएंगे। तो सिंपल यही होता है। अब ओसीडी के लक्षण क्या होते हैं, कई दिन से कई बार हाथों को धोना, बार बार नहाना, क्या कई दिन में कई बार हाथों को धोना, बार बार नहाना, किसी एक काम को बार बार करना, टूटी चीजों को घर में जमा कर रखना, नैतिक या धार्मिक विचारों पर पागलपन की हद तक ध्यान देना, अपने आप से ही लगातार बातें करते रहना। ठीक है, ये सारे किसके कारण होते हैं, ओसीडी के। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैविक कारण, अनुवांशिक कारण, संक्रमण संबंधित कारक, या फिर वातावरण संबंधित कारक। ठीक है, अब इसमें बताना है हमें अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालें। क्या होते हैं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेलकूद तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों का रूपांतरित कार्यक्रम है, जो असमर्थ तथा विकलांग विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताओं तथा सीमाओं में रख कर चलाया जाता है। यह शारीरिक शिक्षा का ही एक रूप विषय है। अनुकूल शारीरिक शिक्षा क्या है कि अनुकूल शारीरिक शिक्षा में क्या होता है कि जो भी वहां पे गेम्स वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो विकलांग बच्चों को या अक्षमता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिस वजह से या असमर्थ या फिर विकलांग लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, वो भी खेल पाए। और ये क्या होता है, ये एक शारीरिक शिक्षा का ही रूप है। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या क्या है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मूलभूत शारीरिक क्रियाओं में गतिविधियों में विकसित करना, ठीक है, विकलांग बच्चों को विकसित करना शारीरिक शिक्षाओं में, उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे नृत्य, जल क्रीड़ा और अन्य खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, इनको प्रेरित करना ताकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और भी चीजों में पार्टिसिपेट करें, ना कि स्पोर्ट्स में ही। शारीरिक गतिविधियों को माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कम करना, उनके अंदर जो समस्या है ना उसको कम करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास करना, ठीक है, उनका विकास करना। कौन कौन सा विकास? फिजिकल फिटनेस, ठीक है, मेंटली फिटनेस एंड सोशल फिटनेस, इनका विकास करना और इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, लाइक ये बहुत चीजें कर सकते हैं खुद, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? दिव्यांगों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम तैयार करना, दिव्यांगों को एक सुरक्षित और सुलभ कार्यक्रम प्रदान करना, खेल भावना को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, दिव्यांगों में आत्मसम्मान का विकास करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। आप उद्देश्य तो इसके उससे भी लिख सकते हो कि ये क्यों चलाया गया, तो ये विकलांग बच्चों के लिए चलाया गया। क्यों? विकलांग बच्चों की उनकी रुचि बढ़ाने के लिए खेल में। अब इसके उद्देश्य तो ये होंगे कि उनकी रुचि बढ़े खेल में, वो फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, अपनी जो भी समस्या उनको भूल जाए। अब नेक्स्ट आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न पेशावरी में भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। परामर्शदाता, परामर्शदाता, ठीक है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या और कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता तथा मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है, जबकि परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता या काउंसलर कहलाता है, ठीक है। जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए काउंसलिंग करते हैं, काउंसलेशन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ गया? परामर्श करना। और जो ये चीज करता है, जो काउंसलिंग करता है, जो सलाह देता है, वो होता है हमारा परामर्शदाता, ठीक है। वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ सामान्य छात्रों को भी उनकी क्षमता हासिल करने, आत्मविश्वास हासिल करने तथा सक्षम और सशक्त बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो परामर्शदाता होते हैं वो होते हैं काउंसलर्स, जो हमें काउंसलिंग करते हैं। लाइक तुमने बहुत सारे काउंसलर देखे होंगे, हमारे स्कूल्स में भी होते हैं काउंसलर जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं बच्चे, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। जो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, चुप रहते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए तो स्पेशल होते ही हैं वो, ठीक है, काउंसलर। तो परामर्शदाता कौन होते हैं? काउंसलर। ये हमारे टाइप होते हैं कि ये बहुत सारे प्रकार हैं हमारे कि लाइक कौन कौन होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? जो भौतिक चिकित्सक होते हैं। भौतिक चिकित्सक उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार होते हैं जिनमें गतिशीलता या देवता की कमी होती है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्पीड की कमी होती है, उनके लिए होते हैं साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी साइकोथेरेपिस्ट कह रही हूँ। थेरेपी शब्द द्वारा बच्चों की शारीरिक गतिशीलता, संतुलन, समायोजन और मुद्रा दोष के सुधारण में मदद करती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअली करते क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट उनको दौड़ने में, उनको स्पीडी बनाने में, दौड़ने में मतलब स्पीडी बनाने में, अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने में, हर तरीके से फिट रहने में, या फिर हर तरीके से जो होते हैं ना तंदुरुस्त रहने में, जो जल्दी जल्दी काम कर सके, जल्दी जल्दी हर चीज कर सके, वो करने में मदद करते हैं। कौन? फिजियोथेरेपिस्ट। फिर आते हैं व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों के साथ उनके अच्छे मोटर संवेदी प्रशिक्षण, हित्य कौशल एवं आत्म देखभाल सुधार करने के लिए काम करते हैं। व्यवसायिक चिकित्सक दिव्यांग बच्चों के अपने दैनिक कार्यों को आत्मनिर्भरता से बनाने में सहायता करते हैं। अब व्यवसायिक चिकित्सक क्या करते हैं? ये जो बच्चे होते हैं, जो फिजिकली एबल्ड पीपल्स हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, उनको सक्षम बनाते हैं ताकि वो अपना दैनिक कार्य खुद कर सकें। आपने देखा होगा जिन बच्चों के हाथ नहीं होते, जिन बच्चों के पैर नहीं होते, वो अपने दैनिक कार्य खुद ही कर रहे होते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनका अलग है, वो कर सकते हैं अपने दैनिक कार्य, ठीक है। पर जो जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, दैनिक कार्य वो भी करते हैं, ठीक है। तो उनको ये ट्रेन किया जाता है किसके द्वारा? व्यावसायिक चिकित्सक के द्वारा, कि वो अपना काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो अपने दैनिक जीवन खुद जी सकते हैं, कैसे वो अपने दैनिक जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही होता है व्यावसायिक चिकित्सक। अब वाक चिकित्सक क्या होता है? वाक चिकित्सक उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिन्हें बोलने में या फिर भाषा से संबंधित कोई समस्या होती है। वाक चिकित्सक
वाक चिकित्सक किसके संग काम करते हैं? जो बच्चे बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको सिखाते हैं कि लाइक जिनको बोलने में समस्या भी होती है ना उनके संग, जो बोल नहीं सकते जिनको बोलने में समस्या होती है उन दोनों के संग काम करते हैं, ठीक है। कौन? वाक चिकित्सक। ये सिखाते हैं उन्हें कि कैसे वो बोलना सीख सकते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते कैसे वो बोलना सीख सकते हैं, कैसे कैसे वो अपनी बात रख सकते हैं, कैसे कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, वो ये सब यही करवाते हैं वाक चिकित्सक। शारीरिक शिक्षा शिक्षक। शारीरिक शिक्षा शिक्षक शारीरिक शिक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी विद्यालय के छात्रों को शारीरिक रूप से क्रियाशील कर रखने की होती है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय के शारीरिक शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवृत्ति सुलझाने के लिए किया जाता है। जो शारीरिक शिक्षा के टीचर होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि लाइक शारीरिक शिक्षा होता क्या है, शारीरिक शिक्षा हम क्यों पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा कराई क्यों जाती है, शारीरिक शिक्षा से हम क्या क्या सीख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा हमारे लिए होती क्यों है, ठीक है। शारीरिक, और इसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टाइप की बीमारियां होती हैं, कौन से टाइप। अच्छा, आपसे इसमें ना ये भी पूछ सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा के बच्चे हैं, ठीक है, उनको कैसे पढ़ाया जाता है या फिर क्या किया जाता है। हमें अब जैसे हमने पढ़ा कि असक्षम बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाता है, हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि जो शारीरिक रूप से बच्चे होते हैं, अक्षम होते हैं, वो क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में या फिर कैसे रह सकते हैं, ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने उसमें क्या देखा था कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है या फिर ये ट्रेनिंग करते हैं, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, इनके लिए स्पेशल कॉलेजेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से सीख जाते हैं, देन ये अपने हिसाब से हायर एजुकेशन अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं कि उनको उसी स्कूल में पढ़ना है या फिर वो नॉर्मल बच्चों के संग रहना चाहते हैं। तो ये बहुत कैपेबल हो जाते हैं कि इनको क्या क्या करना है अपनी लाइफ में। इनका जो थॉट है ना, थॉट ऑफ प्रोसेस है ना, वो बहुत क्लियर रहता है। हमारे चैप्टर का नाम है स्पेशली एबल चिल्ड्रंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो स्पेशल एबल बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन कैसे नीडेड रहता है। तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाए थे। अक्षमता के कारण हो गए, उल्लेख हो गए, विकार क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो उसके पार्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, अक्षमता की डेफिनेशन क्या होती है, अक्षमता के टाइप्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। जो इसमें है ना, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है हमने ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइक अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। गलती से अगर उसने पूछ लिया कि जैसे ओसीडी था, हमने ओसीडी पढ़ा, अब उसने गलती से पूछ लिया ओसीडी के कारण क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओसीडी होता क्या है एक्चुअल में और उसके कारण क्या क्या होते हैं। फिर अगर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो स्पेशल एबल बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन से थेरेपिस्ट होते हैं या फिर क्या क्या किया जाता है, ठीक है। अब जो बच्चे चल नहीं सकते, लिखने मतलब हाथ नहीं है जिनके, पैर नहीं जिनके, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। फिर उसके बाद जो बोल नहीं सकते उनके लिए वाक चिकित्सक हो गए। फिर उसके बाद जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि वगैरह ये सब होती हैं, ब्रेल ट्यूटर्स होते हैं, ब्रेल टीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं, वो उनको क्यों पढ़ाते हैं या फिर हमें क्यों पढ़ाते हैं, ताकि हमें नॉलेज आए कि हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। 5 नंबर में भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स भी पूछेगा तो आपको उसको भी, अगर वो ज्यादा नंबर में आते हैं तो आपको उसके टाइप्स की भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, इतने से काम नहीं चलेगा। और ये थोड़ा पॉइंट्स में है ना, इसलिए ज्यादा लग रहा है, तो आप भी पॉइंट्स में ही लिखना ताकि वो कंटेंट ज्यादा लगे। पैराग्राफ में लिखते हैं तो कंटेंट छोटा लगता है, पॉइंट्स में लिखते हैं तो कंटेंट ज्यादा लगता है, ठीक है। और कंटेंट जितना ज्यादा लगेगा ना टीचर को, उतने ज्यादा नंबर वो आपको देगा, ठीक है। जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा नंबर। वो ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट लिखने के चक्कर में बीच में गाना लिखे, नहीं, गाना नहीं लिखना, उसके बारे में लिखना है। जैसे अक्षमता क्या होती है, क्षमता के बारे में आपने लिखा कि अक्षमता ये होती है, जैसे मेरे यहाँ पे तीन पॉइंट्स है ना, तो क्षमता ये होती है। इसके जो भी टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये तो आप लिखोगे बौद्धिक, शारीरिक, ठीक है, ये लिखा। फिर उसकी डेफिनेशन की बौद्धिक क्या होता है, शारीरिक क्या होता है, सिर्फ इतना। अब मैंने जो उसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये होता क्या क्या है। तो बस इतना ही, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। ये सारा प्रोसेस जो है वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना डीप में नहीं मिलेगा जितना डीप में इसमें है, बट आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा। अगर अब आपको अगर इसमें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।
और रही बात कि इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा है कि आ सकते हैं, लाइक हमें नहीं पता, बट मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही दिए हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे विकार तो आएगा ही आएगा, और अक्षमता जरूर आएगा, क्योंकि अक्षमता वाला आपकी बुक में भी है, विकार वाला भी, बट अक्षमता 100% आ जाएगी क्योंकि बहुत पेपरों में ये आ चुका है। तो अक्षमता वाला तो आप जरूर करके जाना, बाकी अपना पूरे चैप्टर में से हर चीज आपको करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।